नाज़रीन, कश्मीर लाइफ के साइंस टॉक्स शो में आपका खैर मकदम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम साइंटिस्ट से बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर से हैं, जम्मू कश्मीर में काम करते हैं, जम्मू कश्मीर की बाहर की लैब्स में काम करते हैं। ये इट्स अ डिफरेंट ट्राइब ऑफ पीपल जिनका मोस्टली टाइम जाता है लैब्स में या टू द मैक्सिमम ट्रैवल एंड लाइब्रेरी। तो इनके पास बहुत कम टाइम होता है बात करने को, और स्पेशली साइंस मोस्टली टेक्निकल होता है, तो ये बेशतर औकात एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं और टाइम भी नहीं होता है। तो ये जो सीरीज है इसका मकसद यही है कि ये देखें कि हमारे जो साइंटिस्ट्स हैं वो उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। जो ओशन ऑफ नॉलेज बिल्कुल हर 24 घंटे के बाद बदलता है। तो आज की इस कड़ी में हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टर दरफ्शां सकीना सईद मैम को तकलीफ दी है बात करने को। डॉक्टर दरफ्शां, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर दरफ्शां एक न्यूरोबायोलॉजिस्ट हैं और काफी टाइम से काम कर रहे हैं डिफरेंट फैसेट्स ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिकेट साइंसेस दैट इन्वॉल्व्स ह्यूमन बॉडी। तो डॉक्टर साहब, इस बात पर से शुरू करेंगे कि जो न्यूरो साइंसेस हैं उसके जो आजकल के जमाने में जो उसके गोल पोस्ट्स हैं, बॉर्डर्स हैं, वो कहाँ तक पहुंच गए हैं, कहाँ तक हम समझ पाए हैं दिमाग को, न्यूरो साइंसेस को प्रॉपरली। ऐसा है कि वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजीज बढ़ती जाती है, बट जो हमारी बेसिक साइंस की नॉलेज है वो अभी भी बहुत कम है। इन द सेंस कि हमें जैसे कि फॉर एग्जांपल छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप रोज करते हैं, जैसे सुबह उठ के आप फ्रेश होते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर तैयार होके ऑफिस के लिए निकलते हैं, ड्राइव करते हैं, और ऑफिस में आके आप अपना लैपटॉप खोलते हैं, टाइप करते हैं और कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं हमारे साथ। तो आपको ये बहुत ही ट्रिवियल सी चीज लगेगी क्योंकि हम रोज रूटीनली ये सब हरकतें करते हैं। मगर अगर इस बारे में सोचा जाए कि एक्चुअली आपने क्या किया, तो बहुत सारे मोटर एक्शंस है जो आपने सुबह से लेकर अभी तक अंजाम दिए। जैसे कि खाना, तो आपके मुंह में लाइक रिदमिक एक्शन है आपके मुंह की जिसे आप खा पाते हैं, या ड्राइव करते हैं तो आप अपने एनवायरनमेंट को देखते हैं और फिर उसको ब्रेन में प्रोसेस करते हैं, और फिर आप गाड़ी चलाते हैं देख के उसी हिसाब से जैसे कि रोड पे ट्रैफिक है। या जब आप टाइप करते हैं तो आप इस बारे में सोचते भी नहीं है, बट आपके दिमाग में वर्ड्स जो है एक फ्लो में आ जाते हैं, या जब हम बात भी करते हैं तो सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स एक फ्लो में आ जाते हैं। तो ये सब काम आपका दिमाग अंजाम देता है। मगर मगर हमें पता नहीं है अभी भी बहुत सारी चीजों के बारे में कि ये कैसे कंट्रोल करता है हमारा दिमाग इनको। सो ये है कि विद टाइम टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, तो टेक्नोलॉजी जो ही बढ़ती है तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर पाते हैं जो हमें ये ज्यादा इंसाइट दे इन चीजों के बारे में कि एक्शंस कैसे होती है, लाइक ब्रेन हमारा इनिशिएट कैसे करता है एक्शन, उसके बाद उसको लाइक इन सीक्वेंसेस को कैसे अलाइन करता है, फिर उसको कैसे सीक्वेंसेस में अंजाम देता है। तो जैसे कि हमारे दिमाग में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में सेल्स होती है जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है, और स्पेसिफिकली लाइक मोशन के लिए, हमारी जॉ के मोशन के लिए, हमारी आर्म या आप चलते हैं आपकी मसल्स जो है जिस्म में अलग अलग जगहों पे, उनको कंट्रोल करते हैं मोटर न्यूरॉन्स, जैसे कि आर्म्स और लेग्स के स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। तो विद टाइम हमें पता चल गया कि कौन से मोटर न्यूरॉन्स कहाँ पे होते हैं, और फिर वो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो गई कि हम उनका फंक्शन स्टडी कर पाए जबकि मूवमेंट होती है या कोई काम आप अंजाम देते हैं, तो फिर विद टाइम बेटर होता जाता है। बट ये जो बेसिक साइंस है सोचने का, अक्सर साइंस में लोग इंटरेस्टेड होते हैं सोचने के लिए कि ये बीमारी है तो इसका इलाज कैसे हम जाने। मगर उससे पहले हमें पता होनी चाहिए कि
जो नॉर्मल चीजें होती है वो कैसे होती है, तो बेसिक साइंस जिसे कहा जाता है। जैसे आपकी गाड़ी खराब हो गई तो आप देखना चाहते हैं इसको ठीक कैसे करें, बट मैकेनिक तभी ठीक कर पाता है जब उसको पता होगी कि गाड़ी के कौन से पार्ट कहाँ पे है और वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो बहुत सारी प्रोग्रेस हुई है, बट बहुत सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस अभी भी है कि इन चीजों को लेके कि कौन सा दिमाग का हिस्सा किस चीज को कंट्रोल करता है और कैसे कंट्रोल करता है। डॉक्टर साहब, मतलब बात को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम जब भी हम कभी टेंशन में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो हम कहते हैं कि क्या हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है। तो बेसिकली जब आप दिमाग की बात कर रहे हैं तो आप भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो अगर फॉर इंस्टेंस इस दिमाग को हम कन्वर्ट करना चाहें कंप्यूटर में, तो वो कौन सा, वो क्लासिक कंप्यूटर बनेगा, सुपर कंप्यूटर बनेगा, क्वांटम कंप्यूटर बनेगा, ये है क्या? मतलब इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी इतनी छोटे सी जिस्म में को कंट्रोल करती है। जी, अगर देखा जाए तो कुछ चीजें हैं जो सुपर कंप्यूटर भी उतने अच्छे से नहीं कर पाता जितने अच्छे से हमारा दिमाग चीजों को अंजाम देता है। जैसे कि हल्की सी चीज है कि अभी तक हमारे पास इतना सोफिस्टिकेटेड कैमरा नहीं है जो हमारे आंखों से जो जो हमारा विजन है, फॉर एग्जांपल, जो जितना मेगापिक्सल वो है और जैसे वो बेसिकली कलर्स को देखता है या कंट्रास्ट बनाता है, उतना अच्छा कैमरा अभी तक नहीं बना पाए। या बहुत सारे इवन हमारी तो बहुत बड़ी बात है, हम लाइक बड़े इंसान है, अब छोटे छोटे जानवरों की बात करें या छोटी सी लाइक फ्रूट फ्लाई पे हम लोग काम करते हैं, छोटी सी मक्खी की बात करें, उसका बहुत छोटा सा दिमाग है, मगर उस छोटे से दिमाग में इतनी सारी कंप्यूटेशन होती है, इतना सारा लाइक एनवायरनमेंट से हम देखते हैं वो दिमाग प्रोसेस करता है उतनी सारी चीजें और फिर उस इंफॉर्मेशन को कंपाइल करता है और फिर डिसाइड करता है हमें क्या करना चाहिए। तो अभी बस लाइक समझने की कोशिश कर रहे हैं हम ये सब, बट हाँ, अब कंप्यूटर से कंपेयर करें तो बहुत ही सुपर कंप्यूटर टाइप चाहिए हमको लाइक सर्किट्स बनाने के लिए। जैसे कि छोटी सी बात है, हम लोग चलते हैं, ट्रिवियल सी चीज है कि हमको लगता है कि हम चल रहे हैं, मगर जब हम चलते हैं तो ऐसे रिदमिक मोशन होती है बॉडी के अंदर, एक टांग आगे जाती है फिर दूसरी आगे जाती है और बहुत रिदम में वो चलता रहता है। और वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारे वो सर्किटरी होती है जो उसको अंजाम देती है। अब हमें पता है कि ये टांग ऐसे मूव करती है तो ये लेग आगे जाती है, ये मसल आगे जाती है, ये पीछे जाती है। और बहुत सारे लोगों ने कोशिश की रोबोट्स बनाने की इंसेक्ट्स को लेकर कि या इवन ह्यूमन टाइप रोबोट्स बनाने की, से हार्वर्ड में और बहुत जगह पे कोशिश कर रहे थे, मगर आप देखेंगे कि उनकी मूवमेंट उतनी रिफाइंड नहीं होती, और अगर होती भी है आप कोई ऑब्स्टिकल रखेंगे तो वो गिर जाते हैं। तो ये कैसे फीडबैक लेता है एनवायरनमेंट से और उसको मॉड्यूलेट करता है, बहुत सारी रिसर्च की अभी भी जरूरत है। मगर अभी एक चीज जो नई है जो पहले नहीं हुआ करती थी, वो ये है कि अभी साइंस बहुत इंटरडिसिप्लिनरी हो गया है, इन द सेंस सिर्फ न्यूरोबायोलॉजिस्ट न्यूरोबायोलॉजी नहीं पढ़ते, बट इंजीनियर्स का भी रोल होता है, फिजिसिस्ट का भी रोल होता है, और सब आपस में बात करने लगे हैं उसकी वजह से। जैसे वो रोबोट्स मोस्टली इंजीनियर्स बनाते थे, अब वो बायोलॉजी से इंस्पिरेशन लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो चलो हम भी कोशिश करते हैं कुछ ऐसा बनाने की। तो डॉक्टर साहब, आपके साइंटिफिक परस्यूट्स पे बात करने से पहले हमारे नाजरीन को ये बता दीजिएगा कि आपका जो सफर रहा इल्म का, इल्म की तलाश का और इल्म के हुसूल का, तो वो कैसा रहा? शुरू मतलब स्कूलिंग कहाँ हुई, फिर कॉलेज कहाँ पढ़ा, फिर पीएचडी कैसे, मतलब कहाँ कहाँ, मतलब वो जरा तफसील बता दे हम हमारे नाजरीन को। जी,
मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ कश्मीर में, और मैंने स्कूलिंग स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल से की थी, जो मिर्ज़ा कामिल साहब हवल में है। प्रोफेसर यूसुफ साहब थे, उन्होंने वो बानी थे उस स्कूल के। और वहीं पे मैंने पहली जमात से 10वीं जमात तक तालीम हासिल की। और उसके बाद कोठीबाग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी में मैंने बायोलॉजी मेडिकल सब्जेक्ट्स लिए बेसिकली। और उसके बाद वुमेन्स कॉलेज से बायोलॉजी, जनरल बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री एंड zoology उसमें बैचलर्स किया। और उसके बाद मैंने मास्टर्स, एक्चुअली मेरी मेजर तालीम का हिस्सा कश्मीर में ही हुआ है। मैंने मास्टर्स कश्मीर यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से तालीम हासिल की है। सो बेसिकली मेरा जो पूरी बेस है, जो पूरा सफर है, कश्मीर में ही रह चुका है। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी इससे पहले कि मुझे भूल जाए, कि मैं मैथ, मेरे वालिद मैथ पढ़ाते थे। और वो बहुत बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते थे, तो मुझे बहुत पसंद था मैथ। तो लेकिन इंटरेस्ट वहां पे ऐसे कश्मीर में होता है कि मेडिकल ले लो, मेडिकल ले लो, तो उस चक्कर में इंसान मैथ छोड़ देता है। इवन दो मेरा मैथ बहुत ही अच्छा था, मैंने छोड़ दिया इस चक्कर में कि मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे मेडिकल में इंटरेस्ट था। बट जब आप आगे आगे चल के देखते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपको फिर बाद में फिर से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको पता चलती है कि इसकी जरूरत है। और इवन ऐसे भी जब देखा जाए, जैसे दिमाग की, जैसे बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत होती है मसल्स को स्ट्रांग होने के लिए, वैसे ही दिमाग को एक्सरसाइज की जरूरत होती है। और सबसे अच्छी एक्सरसाइज दिमाग की है कि अगर आप मैथ सीखें, या आप नई कोई लैंग्वेज सीखें। तो बेसिकली इसलिए बताना चाह रही थी मैं कि हमको कश्मीर में बहुत ये हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है, बाइफरकेट हो जाता है। एक टाइम आ जाता है, आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, तो बोलते हैं कि आपको इसमें इंटरेस्ट है, ये ले लो, इस लो। तो जो बच्चे स्टेम में रह रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनसे कि वो मैथ ना छोड़े। बहरहाल मैंने मास्टर्स कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया, जो कि बहुत ही अच्छा कोर्स था वहाँ पे। उसके बाद मैंने इंडिया में वो ऑल इंडिया एंट्रेंस होता है पीएचडी के लिए, तो उसमें अप्लाई अपेयर आई अपेयर इन दैट। और उसके बाद मैंने मेरा सिलेक्शन हुआ नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस में, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एक जूस है। और मेरा सिलेक्शन आईआईएससी में भी हुआ, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बैंगलोर में। और मैंने एनसीबीएस से, नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस से पीएचडी की, प्रोफेसर के विजय राघवन की लैब में। और वहाँ पे यहाँ पे और एक चीज है जो कि मैं बताना चाहूंगी, कि मेरा बैकग्राउंड बायोटेक्नोलॉजी से था, मगर मैंने पीएचडी न्यूरोबायोलॉजी, डेवलपमेंटल न्यूरोबायोलॉजी में की, जो कि बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट है। तो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि जब हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी टेंडेंसी होती है कि हमने जो पढ़ा होता है, तो हमें लगता है कि हमें उसके बारे में नॉलेज है, तो हमें वही करना चाहिए। बट बहुत सारे ऐसे फील्ड है जो कि हमारे यहाँ पे नहीं है, या हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब आप पीएचडी करने जा रहे हैं, या हायर लेवल स्टडीज के लिए जाते हैं, तो आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, तो आप सीख सकते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं जी इस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे ये नहीं आएगा, तो या मुझे न्यूरोबायोलॉजी के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है, तो मैंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा हुआ है, तो मैं कैसे करूँ। कि वो इंसान खुद पढ़ लेता है उस मकाम पे जाके। तो हमेशा एक्सप्लोर करना चाहिए और देखना चाहिए अभी क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। मैंने एक्चुअली पीएचडी ज्वाइन करने से पहले कुछ अरसा
एनसीबीएस में एज अ जूनियर रिसर्च फेलो ज्वाइन किया था। तो बहुत अरसा होता है जब रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद 2 राउंड इंटरव्यू होते हैं, जब फाइनल सिलेक्शन होती है बहुत टाइम होता है उस बीच। तो उस बीच मैंने वहां पे ज्वाइन किया था बस देखने के लिए कि कैसा होता है। तो उस टाइम पे भी अंदाजा हो गया कि अलग अलग सब्जेक्ट्स है, अलग अलग फील्ड्स है जिसमें इंसान जा सकता है, अप्लाई कर सकता है, इवन दो हमारा बैकग्राउंड वो नहीं है। जैसे मुझे इंटरव्यूज में पूछते थे सब कि तुम्हें किस में इंटरेस्ट है, तो मैं बोलती थी मुझे जेनेटिक इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, क्योंकि हमने वो पढ़ा हुआ था। मगर फिर रियलाइज हो गया कि न्यूरोबायोलॉजी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इवन दो हमने नहीं पढ़ा हुआ है, बट हम पढ़ सकते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। तो मैंने पीएचडी में प्रोफेसर के विजय राघवन की लैब में मैं स्टडी कर रही थी कि मोटर सर्किट कैसे डेवलप होता है। बेसिकली तीन तीन चीजें होती है, अगर इसको हम तीन जुज में डॉक्टर साहब जी मैं अर्ज करूं कि ये अब आप तो उसके बाद तो पोस्ट डॉक्टरेट भी किया होगा, तो जी पोस्ट जी डॉक्टरेट मैं जी पोस्ट डॉक्टरेट कहाँ किया फिर आपने? जी मैं पोस्ट डॉक अभी कर रही हूँ। एक्चुअली मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा में प्रोफेसर जूली सिम्पसन है, उनकी अच्छा लैब में पोस्ट डॉक कर रही हूँ। अच्छा, ये मैं जानना चाहूंगा कि पीएचडी जो आप कहना चाह रहे थे, बेसिकली जो आपका रिसर्च था वो किस पर था और उसके टेक अवेज क्या थे? were they relevant to the happenings later? Was there some kind of follow up? जी जैसा कि मैं बोल रही थी कि तीन तरह की चीजें हैं। पहली के कैसे बनता है दिमाग, ये हमारे अंदर अलग अलग किस्म की सेल्स, अलग अलग किस्म के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। और जबकि जबकि एक बच्चा डेवलप हो रहा होता है, उसके अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट्स डेवलप हो रहे होते हैं, दिमाग डेवलप हो रहा होता है। और जब जब वो सेलें बनती है उसके बाद क्या होता है कि वो अलग अलग जगहों पे रहती है ताकि वो अलग अलग काम अंजाम दे। और जैसा कि मैंने बताया था पहले कि मूवमेंट के लिए जो न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें मोटर न्यूरॉन्स कहा जाता है, और वो स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। तो उन्हें बड़ा लंबा सफर तय करना पड़ता है, वो बनते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, फिर वो अपनी नर्व्स अलग अलग मसल्स में भेजती है। और सॉर्ट ऑफ मैप होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारी मसल्स का। लाइक हर कोई न्यूरॉन स्पेसिफिक मसल पे चला जाता है। तो जो मेरी पीएचडी की स्टडी थी वो इस चीज से रिलेटेड थी कि मोटर न्यूरॉन्स को कैसे पता चलता है कि कहाँ पे रहना है स्पाइनल कॉर्ड में और किन मसल्स पे जाना है। और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको गाइडेंस मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, जो कि गाइड करते हैं न्यूरॉन को कि आप इस एरिया में रहो स्पाइनल कॉर्ड में, और इस मसल को अपनी नर्व भेजो। और जब वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, पहले वो एक बंडल में निकलते हैं, फिर वो धीरे धीरे बंडल से बाहर निकलना शुरू करते हैं। तो मेरी पीएचडी की स्टडी में मैंने देखा कि दो तरह के फैमिली ऑफ प्रोटीन्स है जिनको कि सेमाफोरेंस और प्लेक्सिन्स कहा जाता है। और अगर हम उनको परटर्ब करेंगे तो ऐसा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा मोटर न्यूरॉन को इस मसल में जाना है, मसल ए में जाना है, वो इंस्टेड मसल बी में जाता है। और फिर उससे क्या होता है कि हमारी वॉकिंग इफेक्ट हो जाती है। तो क्योंकि ये ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्ड होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कि इस न्यूरॉन को जी इस ये मैप बनती है। तो अगर इस मैप को हम थोड़ा ट्वीक करें, थोड़ा उधर इधर जाए, ये न्यूरॉन अपनी जगह पे ना रहे, तो उसे डिफेक्ट्स पैदा होते हैं, जबकि हम नॉर्मल मूवमेंट नहीं कर पाते। तो ये मेरा पीएचडी मोस्टली इससे रिलेटेड था। तो इट्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स और द गाइडेंस कैसे होती है। उसके बाद मेरा पोस्ट डॉक जो था वो इट इज मोर लाइक सिस्टम्स न्यूरोसाइंस, जो कि है कि अब हमारे सर्किट बन चुके हैं ऑलरेडी जिस्म में, तो बट ये फंक्शन कैसे करते हैं। अब
ऑलरेडी हमारा मोटर न्यूरॉन यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में है, ये इस मसल पे जाता है, मगर इसको क्या कंट्रोल करता है दिमाग के अंदर, इसके ऊपर कौन सी तहें है और न्यूरॉन्स की जो इसके साथ बात करते हैं, इसको बोलते हैं कि चलो जी आप अभी फायर करो या अभी कुछ एक्शन करो, और अभी नहीं करो तो ब्रेक्स देते हैं। जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स होती है, ट्रैफिक लाइट्स गाइड करती है कि ट्रैफिक रेड लाइट है तो स्टॉप करे, ग्रीन लाइट है तो मूव करे। वैसे ही हमारे दिमाग में भी कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो एज अ सिग्नल्स एक्ट करते हैं कि एज अ रेड लाइट की स्टॉप, ऐसा अभी नहीं करना है, और ग्रीन लाइट की मूव करे। ऑल्सो जैसे कि हमको अपनी जैसे अब बाजू मैं अपना हिला रही हूँ या रीच आउट करना है किसी चीज के लिए, उसके लिए हमको क्या होता है कि दो मसल्स, फॉर एग्जांपल बहुत सिंप्लीफाइड तरीके में ऐसा है कि एंटागोनिस्टिक मसल्स होती है कि एक आपको एक बाजू को ऊपर उठाएगी, एक नीचे लाएगी। तो जब आपको नीचे लाना है तो इन मसल्स को एक्टिव होना है, इनको इनएक्टिव होना है, तो वो सिग्नल्स जो होती है वो ब्रेन सर्किट से आती है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मैं उन सिग्नल्स को स्टडी कर रही हूँ कि कौन से न्यूरॉन्स है जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स को कंट्रोल करते हैं। और न सिर्फ वो कि बट ये क्या होता कौन सी सिग्नल्स ऐसी है जो डिसाइड करती है कि आप कौन सा एक्शन करें और दूसरा एक्शन ना करें। जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया था कि बहुत सारे मोटर सीक्वेंसेस आपने मॉर्निंग से अभी तक अंजाम दिए, बट आप जब एक चीज करते हैं तो दूसरी चीज नहीं करते हैं, या इनको एक ऑर्डर में अंजाम देते हैं, तो कौन से वो कंट्रोल्स है दिमाग के अंदर जो कि ये डिसाइड करते हैं कि ऐसा कैसे हो। ये डॉक्टर साहब, अभी कितना टाइम आपको चाहिए अपना पोस्ट डॉक्टरेट मुकम्मल करने के लिए? अभी तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाए, एक साल और, बट जी अब अल्टीमेटली एम यही रहती है कि आप अपनी लैब शुरू करें। मैंने फॉर्चुनेटली मेरा पीएचडी और पोस्ट डॉक दोनों ऐसा रहा है कि मुझे इंडिपेंडेंट रिसर्च करने का मौका दिया गया है। जैसे कि प्रोफेसर के विजय राघवन की लैब थी एनसीबीएस में, तो वो उनका काम करने का स्टाइल हर किसी साइंटिस्ट का डिफरेंट होता है। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो आपको स्पून फीड करते हैं, आप ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें, तो सीखता भी है वैसे इंसान, मगर ये है कि अपना दिमाग थोड़ा कम चलाता है। मगर जब आपको इंडिपेंडेंस मिलती है प्रोजेक्ट करने के लिए, तो आप खुद अपना प्रोजेक्ट चलाते हैं, तो उससे आपका जहन जो है और डेवलप हो जाता है उस सेंस में। तो और आप और एंजॉय करते हैं और सीखते भी है काम बहुत सारा। तो उस वजह से ऐसी ट्रेनिंग हुई है कि इंसान इंडिपेंडेंटली प्रोजेक्ट हैंडल कर सकता है, इंसान इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। तो अल्टीमेटली एम तो यही रहती है कि अपनी लैब हो तो अपने प्रोजेक्ट्स और इंसान करे। तो when we expect that you will have your own lab? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, बट जब होगी तो सबको पता चल जाएगी। या डॉक्टर साहब, दो बातें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये तो काफी टाइम से इन आई हैव बीन टॉकिंग टू द वाइज मेन एंड वीमेन that Kashmir has produced and who are working in different best labs across globe. तो मोस्टली लाइफ साइंसेज में ही हैं, काम करते हैं। फिजिक्स में बहुत कम है, केमिस्ट्री में भी बहुत कम है कंपैरेटिवली। तो बेसिकली वो कहते हैं कि ये जो जोड़ तोड़ का सा जो होता है ह्यूमन लाइफ में, वो तो चलता रहता है एट सब माइक्रोस्कोपिक लेवल। मतलब जीन्स बिगड़ते हैं, जीन्स में करेक्शंस होती हैं, जीन्स में ट्रांसलेशन होता है, कॉपिंग होती है। मतलब ये मतलब एक मुसलसल प्रोसेस है, ये चलता रहता है। Maybe because of some metabolic activities, there could be some kind of retardation at some stage in life, but the process continues still. So is it the same case with neurons as well? जी न्यूरॉन्स को भी जीन्स ही कंट्रोल करते हैं। जैसा कि मैं पहले बता रही थी, जो डेवलप होते हैं उसमें बेसिकली एक सेल जो होती है उसमें स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो कि स्पेसिफाई करती है कि ये सेल ये न्यूरॉन बनेगी। ये
बिल्कुल सेम है कि जैसे कि बॉडी की बाकी सेल्स बनती है, तो प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर होता है इन सम वेज। सो जीन्स डिटरमिन करते हैं क्या ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होंगे, उस हिसाब से वो कॉम्बिनेटोरियल कोड जो होता है उनका वो डिटरमिन करता है कौन सा न्यूरॉन बनेगा। तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में बताएं तो न्यूरॉन के अंदर टाइम स्टैम्प्स होती है, और कुछ कुछ जीन्स होते हैं जो बताते हैं कि आपको जी यहाँ पे बनना है, इस टाइम पे बनना है, और इस जगह पे जाना है। और जब न्यूरॉन बनता है तो बहुत सारे प्रोटीन्स जरूरत होते हैं उसकी फंक्शन के लिए। तो वो प्रोटीन्स भी जीन से आते हैं। बट एक इंटरेस्टिंग चीज है, आपने एनालॉजी बनाई। पहले बहुत सारे लोग ऐसे देखते थे कि जीन्स बिहेवियर, जैसे बेंजर, सिमोर बेंजर थे पायनियर, उसमें तो वो कि जीन्स बिहेवियर कैसे कंट्रोल करते हैं, ये पहला कनेक्शन आया था जीन्स और न्यूरो इसका बिहेवियर का न्यूरोबायोलॉजी में। तो अब विद टाइम ऐसा लोग सोचने लगे हैं कि न्यूरॉन्स सिमिलर मैनर में कैसे कंट्रोल करते हैं बिहेवियर को। बट ये है कि अभी तक बहुत सारे कम एक दो जीन्स ऐसे हैं कि जो हम स्पेसिफाई करें कि इस जीन से ये बिहेवियर होता है। बट मोस्टली ऐसा होता है कि मल्टीपल जीन्स की वजह से होता है, क्योंकि मल्टीपल जीन्स न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। बट या एनालॉजी, ऑल्दो जीन्स ही कंट्रोल करते हैं सब, बट ये एनालॉजी हम बना सकते हैं कि जीन्स बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं, न्यूरॉन्स बिहेवियर कंट्रोल करते हैं, क्या उसमें कोई सिमिलैरिटी है। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि मैं साइंस जानने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं जस्ट ए लेमैन। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कॉम्प्लेक्स साइंस को किसी तरह साइंसदानों से पूछा जाए कि उसको डिकनेक्ट करके आम लोगों की जुबान में कुछ तो, मतलब सारा तो नहीं हो पाएगा, तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये जरूरी नहीं है कि ये सवाल बिल्कुल सही हो कंप्लीटली, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि जो सेल होती है, हर सेल की अपनी एक ऑटोनॉमी होती है, मतलब वो खुद फैसले करती है मुझे क्या करना है, मुझे आंख बननी है या नाक बननी है। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम इंसान का की जिंदगी देते हैं, देखते हैं, जिस्म देखते हैं, तो जो हमारा दिमाग है वही तो हेडमास्टर है। लेकिन क्या ऐसा कभी होता है कि सेल और दिमाग के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कौन करता है? तो पहली बात हम ये बताएं कि दिमाग भी बेसिकली सेल्स से ही बना हुआ होता है। दिमाग जैसे जैसे कि हमारी जिस्म का कोई भी ऑर्गन बनता है, बहुत सारी सेल्स आपस में मिलती है, जुड़ जाती है, और उनका एक फंक्शन होता है। जैसे कि ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और डिपार्टमेंट में अलग अलग मुलाजिम काम करते हैं, वैसे ही वो सेल्स आप समझिए कि अलग अलग मुलाजिम है जो उस काम को अंजाम देती है। वैसे ही दिमाग में भी सेल्स होती है, उन सेल्स को न्यूरॉन कहा जाता है, बट बेसिकली वो सेल्स ही है जो काम अंजाम देती है। बट आप बेसिकली पूछ रहे हैं कि ब्रेन और बॉडी कम्युनिकेशन, हमको पता है कि सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि सर में या स्पाइनल कॉर्ड में सेंसेशन होती है। सेंसेशन तो बॉडी से भी आती है, जैसे कि टच आप फील करते हैं अपने स्किन पे, सो टच वो सेंस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे कहा जाता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को वापस इंफॉर्मेशन लेता है। और दूसरी चीज है जो कि नया रिसर्च टॉपिक है जिसपे पहले लोग नहीं सोचते थे, वो हमारा गट ब्रेन कनेक्शन है। कि आप देखते हैं लोग स्ट्रेस में होते हैं तो उनका स्टमक अपसेट हो जाता है, या बोलते हैं कि अब हम बीमार फील कर रहे हैं, या तो ऐसा देखा गया कि गट में भी बहुत सारी सिग्नल्स ऐसी है कि जैसी दिमाग में होती है, और कुछ कनेक्शन है गट और दिमाग का भी, जिसमें अभी नया फील्ड ऑफ स्टडी शुरू हो गया है देखने के लिए कि ये कैसे कनेक्ट होते हैं। तो ये है कि दिमाग अलग अलग चीजों को कंट्रोल करता है, मगर अलग अलग जिस्म की चीजें फीडबैक भी देती है दिमाग को कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है। जैसे कि पेन हम फील करते हैं किसी चीज में, कहीं पे हमें लग लग जाती है तो पेन फील करते हैं, तो वो बाहर से सिग्नल दिमाग को जाती है कि इस जगह पे गड़बड़ है।
अब कुछ चीजें जो दिमाग कंट्रोल करता है टोटली, जैसे कि हमारी दिल की धड़कन है जो कि पैदा होने से ही सेट हो जाती है और वो दिमाग बस एक ही काम रिपीट करता जाता है, या जैसे हम सांस लेते हैं उसमें भी मॉड्यूलेशन होती है, जैसे कि जब हम खा रहे हैं तो अलग टाइप से सांस लेंगे, या जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो थक जाते हैं तो अलग मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म और ब्रेन का भी कनेक्शन है। तो हर 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 जिस्म का हिस्सा बेसिकली बात करता है दिमाग के साथ, न कि जस्ट दिमाग कंट्रोल करता है उसे। तो डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। मैंने तो काफी लोगों से पूछा था कि कहीं दिमाग ने अपना पार्ट ऑफ इट इस फंक्शंस आउटसोर्स तो नहीं किया है, कहीं हम गट में अपना एक छोटा मोटा दिमाग तो नहीं रखते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की। खैर, आप आज आपने इस पर यू शेड सम लाइट ऑन दिस। तो डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में जब आपका पेपर आ जाएगा तो हम एक बार फिर बात करेंगे आपकी रिसर्च के हवाले से। सो आपने इस वक्त इस टाइम जो बिल्कुल रात का टाइम है आपकी दुनिया में, तो वहाँ इतना टाइम निकाला हमारे लिए, हम आपके निहायती मशकूर हैं। जी, शुक्रिया।